Hello Jain and welcome friends to this information rich session of research and editorial analysis powered by Growthmode UPSC. I am ध्रुव जानी। आज द हिंदू के एक लेख के बारे में बात करेंगे जो कि पूर्ण रूप से चाइना के साथ संबंधी है। अगर परीक्षा संबंधी बात करें तो परोक्ष रूप से हमारे परीक्षा के विषयों के साथ संबंधी है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ यह जो आज का विषय है वो संबंधी नहीं है, मगर ग्लोबल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके संदर्भ में या उसकी दृष्टि से आज थोड़ा महत्वपूर्ण लेख है। इस पूरे लेख में दो संयुक्त राइटरों के द्वारा यह लेख पहले तो लिखा गया है, मैं आपको बता दूं। और इस पूरे लेख में चाइना की जो नीतियां रही है कोरोना पश्चात के विश्व में उसके बारे में बात की गई है, प्लस चाइना ने कैसे यह कोरोना का लाभ लेते हुए अन्य देशों के ऊपर अपना दबाव बढ़ाया है उसकी बात यहाँ की गई है। उसके अलावा चाइना की जो आंतरिक नीति है वह आंतरिक नीति में क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या चाइना अपनी आंतरिक नीतियों में कठोर बना है, क्या चाइना अपनी आंतरिक नीतियों में उदार बना है, उसका विश्लेषण भी यहाँ किया गया है। उसके साथ साथ उसका जो एक अलोन वुल्फ अप्रोच है या वुल्फ वॉरियर अप्रोच है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यह पूरा लेख जो है वो तगड़ा है, प्लस यहाँ आपको अच्छे से अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने यह लेख को एकदम अच्छे ढंग से जो है उसको सेट किया है ताकि इसका इफेक्टिव से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो और आपकी समझ जो है वो भी बेहतर बने। तो शुरू करेंगे हमारा लेख। हमारा जो ब्लूप्रिंट थी हमारी एडिटोरियल एनालिसिस की वो यहाँ लागू नहीं होगी क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यह हमारे परीक्षा संबंधी विषय भी नहीं है, मगर हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह जो मुद्दा है वो आज का थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, सबसे पहले लेख की तस्वीर देख के शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ आपको शीर्षक दृश्यमान है पूरे लेख का, द फैकेड क्रैक्स ऑफ चाइना। फैकेड यानी कि दिखते हैं, कहीं भी कोई भी वस्तु हो उसमें से जो चीज हो वो सीधी आंख को चिपकती है तो उसे फैकेड कहा जाता है। और जो क्रैक्स है वो तो हमें मालूम ही है कि वो एक प्रकार का डैमेज है। फैकेड यानी कि दिखता। तो जो कोरोना से यह चाइना के जो डैमेज में थोड़े दिखते हैं उसकी यहाँ लेखक के द्वारा अच्छी बात हुई है, प्लस हमारी रिसर्च टीम ने भी यह पूरे लेख को ऐसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हमारी जो समझ है इसके बारे में, इस पूरे मुद्दे के बारे में वो थोड़ी अच्छी हो, बेहतर हो। शुरू करेंगे यह लेख का फोटो देखते हुए जो कि आज के द हिंदू में छपा है, और दो लेख है, संयुक्त लेख है जिसका हमने जिक्र किया। एक लेखक का नाम है हर्षवी पंत और दूसरे का जो नाम है वो है कल्पित मणिकर। दोनों ही अध्यापन का कार्य करते हैं रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में, और दोनों के जो विचार है वे भी बहुत ही अच्छे हैं और दोनों का संशोधन भी काफी अच्छा है। देखेंगे, देखिए ये पूरा तगड़ा लेख है जिसमें कई सारे मुद्दों पर बात की गई है। सबसे प्रथम लेख की महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो हमें देखनी जरूरी है, उसका पहले जिक्र करेंगे, उसके बाद हमारी जो चर्चा है वो आगे बढ़ाएंगे। लेख में कहा गया है कि इस बार का जो स्प्रिंग फेस्टिवल है, हमें मालूम होना चाहिए कि चाइना का यह एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, न्यू ईयर, और प्रतिवर्ष बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका सेलिब्रेशन होता है। बहुत ही तामझाम होते हैं, ड्रैगन डांस होते हैं, लायन डांस होते हैं, फैमिली मीटिंग्स होती है, यानी कि एक जो है नया वर्ष ही है चाइनीज ट्रेडिशनल कैलेंडर का। तो आज के इस वर्ष में यानी कि 2021 में वो 12 तारीख को होने वाला है, 12 फरवरी को, मगर कोरोना के चलते यहाँ की सरकार ने, यहाँ की अथॉरिटी ने वहाँ के लोगों को जो है अपील की है और कहा है, अपील तो वहाँ की सरकार नहीं करती है, वहाँ की सरकार तो आदेश ही करती है। तो आदेश किया है कि भाई आप इस त्यौहार के दिनों में अपने घर से बाहर ना निकले या अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो इस साल यह बात एक प्रतीत हो गई है कि इस साल देयर विल बी नो एनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशंस अमिड दिस कोविड पेंडेमिक। उसके बाद यह लेख के अन्य तथ्यों की बात करें तो लेखक ने 4-5-6 बिंदुओं पर बात की है, जिसमें सर्वप्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन है चाइना का, जिसे हम हांगकांग के नाम पर जानते हैं, और हांगकांग को ब्रिटिशरों ने सन 1997 में चाइना को जो है परत किया था, चाइना को सौंपा था। उस दिन से आज जो वहाँ का जो प्रशासन है वो चाइना के द्वारा ही होता रहा है। तो
देखेंगे सर्वप्रथम कि चाइना ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में कौन कौन से फेरफार किए, या उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है क्या वे चाइना के राज्य से, चाइना के प्रशासन से खुश है कि नहीं है। तो ये रहा पहला मुद्दा आज के इस चर्चा का। दूसरा मुद्दा रहेगा कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर नेशन, कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर नेशंस, यानी कि चाइना दूसरे देशों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या वो दूसरे देशों के साथ दुष्व्यवहार कर रहा है, जो दुष्व्यवहार कर रहा है तो उसके कौन कौन से कारण है, या किन किन प्रकार के दुष्व्यवहार चाइना कर रहा है। तो ये हमारा रहेगा दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा रहेगा डोमेस्टिक मोलेस्टिंग, या आप कह लीजिए मोलेस्टेशन, कि आंतरिक रूप से चाइना जो है वो वहाँ क्या कर रहा है अपने देश में। अपने देश में क्या वो लिबरल है, क्या वहाँ का प्रशासन लिबरल है, अपने देश में क्या वहाँ का प्रशासन डिक्टेटरशिप अपनाता है, यानी कि सरमुख्तियतशाही के जो है रास्ते चल रहा है, इत्यादि चीज़ों की बात हम लोग यहाँ तीसरे बिंदु पर करेंगे। और चौथा जो बिंदु है वो है वुल्फ वॉरियर अप्रोच, वुल्फ वॉरियर। ये बहुत ही खतरनाक अप्रोच है चाइना का, और चाइना किसी भी हालत में सामने वाले के साथ लड़ने के मूड में ही रहता है। तो इसको भी ज़रा जो है हम लोग विस्तृत रूप से इसका भी विश्लेषण करेंगे, उसको भी एनालिसिस करेंगे, और साथ में इन सब के बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि अब आगे जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है। तो दिस विल बी द एजेंडा ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। हम लोग वन बाय वन उसको देखेंगे, और क्या क्या जो तथ्य है जो हमें जानने ज़रूरी है उसको भी ब्रीफली देखते जाएंगे। तो शुरू करेंगे। सबसे प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात करेंगे। तो हमें मालूम है कि चाइना ने इसी साल 30 जून 2020 को एक सिक्योरिटी लॉ हांगकांग 30 जून 2020 को एक सिक्योरिटी लॉ दाखिल कर दिया या लागू कर दिया हांगकांग में। यह नाम सिक्योरिटी लॉ था, यानी कि सुरक्षा या संरक्षण करता धारा। इसको हम लोग नेशनल सिक्योरिटी लॉ के नाम से भी जान सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसी के नाम पर चाइना की सरकार ने एक कानून बनाया और हांगकांग को उस कानून के तले रख दिया, या हांगकांग में वह कानून को लागू करवा दिया। अब क्या इसमें जोगवाई क्या क्या थी, क्या क्या प्रावधान थे जिससे यह सिक्योरिटी लॉ थोड़ा सा विवादास्पद रहा। हमें मालूम है कि हमने समाचारों में भी देखे थे, और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों तो भरे पड़े थे यह जून जुलाई में, कि देयर आर ऑल राउंड प्रोटेस्ट इन द हांगकांग। एक्चुअली दे टुक द रूट ऑफ वंडलिज्म, यानी कि तोड़ फोड़ करने लगे वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे। तो ऐसा क्यों वे लोग कर रहे थे वो जानना ज़रूरी है। ऐसा इन लोगों के द्वारा इसलिए हो रहा था क्योंकि यह जो लॉ है, जो जिसका बैनर नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, वो लॉ दरअसल चाइना की प्रशासन को, चाइना की सरकार को ज़्यादा पावर्स दे देता था। वो प्रथम बात रही, मोर पावर्स टू चाइनीज अथॉरिटी। उसके बाद हांगकांग के जो नागरिक थे, वह नागरिकों की स्वतंत्रता को भी यह जो कानून है वो छीनता था। तो डिक्रीज इन लिबर्टी ऑफ सिविलियंस। और तीसरा, चाइनीज गवर्नमेंट कैन अरेस्ट प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर। इजीली, यहां इजीली कहना उचित रहेगा। ठीक है, तो ये 3-4 ऐसे प्रावधान थे यह कानून में। टोटल मैं आपको बता दूं कि यह जो कानून है वो दरअसल टोटल 66 आर्टिकल से बना है, यानी कि 66 अनुच्छेदों से बना है। देयर आर 66 सेक्शंस इन द एंटायर, आप कह लीजिए लॉ।
मगर उसमें से जो ये 3-4 का जिक्र हमने यहाँ किया, ये थोड़ी विवादास्पद है, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल है और थोड़ी आपत्तिपूर्ण भी है। तो इन सारी चीज़ों का जो ख्याल जो है वो हमें रहना ज़रूरी है। और इसी की वजह से यह कानून को लागू करने के बाद तुरंत ही जो प्रोटेस्टर्स थे, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन थे, वे बहुत ही बड़े पैमाने पर हो गए। हालांकि आज ये लॉ जो है वो रिपील कर दिया गया है, इसको खारिज कर दिया गया है, मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट की हांगकांग के ऊपर ऐसे कानून लगाने की जो आप कह लीजिए जो हिम्मत है, या आप कह लीजिए जो गुस्ताखी है, वो गुस्ताखी हांगकांग के लोगों के स्वाधीनता के ऊपर एक जो है वार था, उनके ऊपर एक चाइना के द्वारा हथियार फेंका गया। ठीक है, तो इसीलिए यह मुद्दा जो है वो जानना जरूरी है। और धीरे धीरे ऐसी तरह ही धीरे धीरे चाइना जो है वो हांगकांग को पूरा का पूरा निगल जाएगा। जैसे आज नेपाल को चाइना निगल गया है, जैसे आज तिब्बत को निगल गया। तिब्बत को तो हालांकि कई वर्षों पहले ही निगल गया था, मगर यह सब अच्छे उदाहरण है। तो हांगकांग का भी यह हाल होना अगले वर्षों में तय है। मगर एक रास्ता है कि हांगकांग में ऐसा ना हो, और वो है कि वहाँ प्रो डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट्स है, जो लोकतंत्र के तरफी आंदोलन है, उस आंदोलनों को फ्यूल किया जाए। तभी चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सीरियस हो सकती है, उसके बाद वो थोड़ा सोच सकती है। दूसरी बात, 1997 में ब्रिटिशरों ने हांगकांग को चाइना को जो है हैंड ओवर किया। इन द ईयर 1997 ब्रिटिश हैंडेड ओवर टू चाइना। ठीक है, तब से आज चाइना जो है वो उसका प्रशासन करता आया है, और इसका प्रशासन में भी कई सारी आपत्तियां हैं। हालांकि वो हमारे आज के जो है चर्चा का विषय नहीं है, मगर यहाँ हमें उल्लेख करना चाहिए कि चाइना का जो पिछले 23 वर्षों में 22 वर्षों में जो प्रशासन रहा है वो भी जो है क्षतिपूर्ण है, क्षति रहित नहीं है। देखेंगे तो ये बात हुई स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट की। तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट है और यही नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, जिसकी वजह से हांगकांग के जो लोग थे या कह लीजिए वहाँ की जो आवाम थी वो रास्ते पर आ गई चाइना की मेनलैंड की जो सरकार है उसके विरोध में। आगे का अगर मुद्दा देखें तो दूसरा हमारा मुद्दा है कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर कंट्रीज। यस, देखिए जैसे कोरोना बढ़ता गया और हमें मालूम है कि ऐसे कई सारे मत है कि कोरोना जो है वो चाइना से फैला हुआ है, मगर वहाँ का प्रशासन इतना बढ़िया है, और बढ़िया तो नहीं कह सकते, मगर वहाँ जो डिक्टेटरशिप की जो हमें एसेंस दिखती है उसी का जो फायदा है वो कोरोना में चाइना को मिला है। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि चाइना में कोरोना कम फैला, या उन लोगों ने जो है उसको जो है सक्सेसफुली रोक के बताया, वह संक्रमण को, वह फैलाव को। प्लस पूरे विश्व में कोरोना फैल गया, पूरे विश्व में इकोनॉमिक लॉकडाउन्स पूरे विश्व ने देखे। तो इसी की वजह से अन्य जो राष्ट्र थे वे राष्ट्रों की इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, यानी कि उन अर्थतंत्रों में संकुचन हुआ, उन अर्थतंत्रों में जो आर्थिक गतिविधियां थी वे कम होती गई। इसी की वजह से उनकी वृद्धि में संकोचन हुआ। तो इसी का लाभ लेते हुए चाइना ने कई सारे देशों के ऊपर जो है प्रेशर करने का प्रयास शुरू किया, उन लोगों को सप्रेस करने का, यानी कि उन लोगों को दबाने का प्रयास किया, जिसमें एक भारत भी है। हमें मालूम है कि कैसे हमारा जो हिमालयन फ्रंटियर है वो आजकल टेंशन से गुजर रहा है, बॉर्डर टेंशन से गुजर रहा है, एंड वार कैन एस्केलेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना ने सिर्फ भारत के साथ ही किया, मगर चाइना ने कोई भी देश को नहीं छोड़ा है, चाहे वो उसका पड़ोसी हो या चाहे वो उसका पड़ोसी ना हो, जिसमें भारत का भी शामिल जो है समावेशन होता है, जिसमें यूएस का भी होता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन का भी होता है। तो अगर शुरुआत की जाए चाइना की, तो सबसे प्रथम ताइवान से चाइना ने शुरू किया सप्रेस करना, ताइवान को डिप्लोमेटिकली खत्म करने की बात की, क्योंकि चाइना को मालूम है कि आज पूरा जो विश्व है, या आप कह लीजिए वाणिज्यिक विश्व है, जो कमर्शियल वर्ल्ड है, वो आज चीन से खफा है। तो इसी की वजह से चाइना को मालूम था कि अगर चाइना का ऑल्टरनेट ये लोग ढूंढेंगे, यह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ढूंढेंगे, तो उसे ताइवान जो है वो अच्छा एक ऑल्टरनेट मिल सकता है। कि ताइवान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, ताइवान के इंटेलेक्चुअल रिसोर्स भी अच्छे हैं, प्लस ताइवान में
जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी पूर्ण तेजी से हो रहा है, अच्छी तेजी से हो रहा है। तो इसी की वजह से चाइना को यह डर है कि इफ इन केस दिस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इफ सिलेक्ट ताइवान एज अल्टरनेटिव, then it would be crucial for Beijing, it would be harmful for Beijing। तो इसी की वजह से ताइवान को यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा से हटाने के लिए या वैश्विक स्पर्धा से हटाने के लिए बेइजिंग ताइवान को डिप्लोमेटिकली खत्म करने की बात कर रहा है। उसके ऊपर जो है उसके खिलाफ पूरे पूरे विश्व में लॉबिंग कर रहा है, इंफॉर्मेशन वारफेयर कर रहा है, फेक नैरेटिव्स चला रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एंटरप्रेन्योर्स है, उद्यमी है, वे लोग ताइवान में अपना निवेश करने को ना सोचे या अपना निवेश ना करे। ठीक है, तो सर्वप्रथम देश रहा ताइवान। दूसरा देश निसंदेह हमारा भारत है। हमें मालूम है कि कैसे है हिमालयन फ्रंटियर पर, जिसका जिक्र हमने अभी ही किया, कि गलवान वैली क्लैशेस आप देख लीजिए, और अरुणाचल प्रदेश में भी वे लोग काफ़ी अंदर जो है आने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है बॉर्डर के उस पार, यानी कि ऑन द चाइनीज साइड। ठीक है, तो ये सब सप्रेस करने के लिए है, किसी भी देश को मानसिक रूप से खत्म करने के लिए है। मगर उन लोगों को नहीं मालूम कि यह भारत है। जितना हमें दबाओगे उतना ही हम जो है दृढ़ होते जाएंगे, उतना ही हम स्ट्रांग होते जाएंगे। तो ये भी एक इसकी कूटनीति ही है, इसकी एक रणनीति ही है, हिमालयन फ्रंटियर। फिर अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो देयर इज ए क्लब ऑफ मल्टीपल नेशंस विच आर वॉरेशियस टू चाइना राइट नाउ, जिसमें सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि जो फार ईस्ट एशिया के नेशंस है, दूर सुदूर एशियाई राष्ट्र जो है वे चाइना से खफा है, क्योंकि चाइना की ईस्ट एंड साउथ चाइना पॉलिसी की वजह से है। जो इसकी नीति है, हमें सबको मालूम है कि चाइना एक विस्तारवादी साम्राज्य है, जो किसी भी छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को निगलने की जो है फिराक में रहता है किसी भी क्षण। तो उसी के तहत यह उसकी ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी जो पॉलिसी है सी की, वो पॉलिसी दरअसल ऐसी विस्तारवादी है। और इसी की वजह से ये सब जो सब देश है, ये देशों के साथ निरंतर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है चाइना, निरंतर। ऐसा नहीं है कि कोरोना पश्चात ही रहा है, मगर निरंतर रहा। मगर कोरोना पश्चात के समय में जैसे चाइना को रियलाइज हुआ कि भाई सारे देशों की जो वृद्धि है वो अटक गई है, सारे देशों का जो ध्यान है, सारे देशों का जो रिसोर्स है वो सब अब कोरोना को हटाने में लगा हुआ है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो इस तरह कुछ चाइना आज दिन भी यह देशों के ऊपर अत्याचार कर रहा है अपनी नीतियों से, और जो है इन लोगों को खत्म करने की या इन लोगों को दबाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो चाइना आज यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो है उसके कुछ उन दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ अनबन चल रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बात जो है वो आए दिन बाहर नहीं आती, क्योंकि शी जिनपिंग खुद ऑस्ट्रेलिया को अपने अच्छे पार्टनर की तरह देखते हैं। मगर दोनों के प्रशासनिक स्तर पर दोनों के बीच में मतभेद जो है वे पूर्ण रूप से है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। उसके अलावा कोरोना के पश्चात जो WHO जो प्रीमियर एजेंसी है हेल्थ के मामले में विश्व की, उसको भी मैनिपुलेट करने का जो है आक्षेप आज चाइना के ऊपर लग रहा है कि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड दिए WHO को, WHO के मुंह को बंद करवाने के लिए कि भाई यह वायरस चाइना से नहीं आया, आप ऐसा नैरेटिव चलाओ, आप ऐसा फेक नैरेटिव चलाओ। तो इसके लिए भी यह पूरे आज के इस मल्टीलेटरल समय में, मल्टीलेटरल युग में यह एक प्रकार का धक्का है जो कि पूरे विश्व की राजनीति को लगा है, और जिसमें चाइना जो है वो एक मात्र विलन बनकर सामने आया है। ठीक है, तो ये बात रही कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर नेशंस की। अगर आगे डोमेस्टिक
मोलेस्टेशन देखे चाइना का तो वो तो और भी क्रूर है। वहाँ आजकल कुछ ऐसा फॉर्मेट चल रहा है कि अगर आप सरकारी नीतियों की टीका करें, आप सरकारी नीतियों का अगर खंडन करें, उसका विरोध करें, तो आपको देश निकाल कर दिया जाएगा, आपको जो है सजा भी दी जाएगी, आपको जेल हवाले डाला जाएगा। तो ये एक प्रकार का ऑटोक्रेटिक जो शासन है वो आज बन रहा है चाइना में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में एक गंभीर बात है, एक चुनौतीपूर्ण बात है। देखिए यहाँ डोमेस्टिक अगर मोलेस्टेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ चीनी नागरिकों के नाम है, और यह नागरिक ऐसे हैं जिन लोगों को चीनी सरकारों के नीतियों का जो है सामना करना पड़ा, या आप कह लीजिए उनकी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने चीनी सरकारी नीतियों का खंडन किया, उसका विरोध किया, उसको क्रिटिसाइज किया। विच मीन्स कि देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखेंगे कुछ नाम है, उसमें प्रथम नाम जो है वो है कैक्शिया, CAIXIA। उसके बाद जो दूसरा महानुभाव है वो है रेन शिकियांग, और आखिरी में जो है वो है जैक मा। ठीक है, यहाँ हमने 3 का उदाहरण दिया, वैसे तो कई सारे हैं, मगर यहाँ यह 3 बड़े महानुभाव है, जिसलिए हमने इन तीनों को यहाँ रखा है। इसमें से यह जो है ये है पॉलिटिकल साइंटिस्ट। यह एक प्रोफेसर भी है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ, और अध्यापन का कार्य भी करते थे चाइना में ही, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये रेन किगियांग जो है वो एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून है, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। एंड जैक मा को तो हम सब जानते ही है, फाउंडर ऑफ अलीबाबा। ठीक है, ये तीनों महानुभावों ने जो कोरोना से शी जिनपिंग का जो प्रशासन है वो लड़ा, उस लड़ाई की टीका की है, उस लड़ाई की निंदा की है, उसको यहाँ जो है उसका खंडन किया है। तो ये बात चीनी सरकार को, वहाँ के राष्ट्रप्रमुख शी जिनपिंग को हजम नहीं हुई, इसी की वजह से इन लोगों को एक्सपिल कर दिया गया। ये दोनों को ही एक्सपिल करा है, ये बात हमें ध्यान रहे। जैक मा को भी एक्सपिल नहीं करा है, मगर उनके ऊपर भी जो सप्रेशन की जो एक्टिविटी है वो वहाँ की सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है, क्योंकि जैक मा दिन प्रतिदिन अपने आर्थिक संसाधनों की वजह से दिन प्रतिदिन बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो इसी को काटने के लिए, इसी को रोकने के लिए शी जिनपिंग अब खुद ही सामने आ गए हैं, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने चीनी सरकारी नीतियों का खंडन किया, तो आज इसको एक्सपिल कर दिया गया है, इसको अपने देश से भगा दिया गया है, और आज वे बाहर कोई कंट्री में रह रहे हैं, आई थिंक कनाडा में रह रहे हैं, मगर इसको चाइना जाने की अनुमति नहीं है। तो ये एक प्रकार की सिविल लिबर्टी के ऊपर वार हुई, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद रेन कियांग है, तो रेन कियांग ने भी सरकारी नीतियों का खंडन किया, तो इसके बदले में यह महानुभाव को 18 वर्ष की जेल हुई। महानुभाव को जेल हवाले कर दिया गया है, और ये बड़े महानुभाव थे, और इसके जो फादर थे वे भी चाइनीज अथॉरिटी के साथ बहुत ही जो है नज़दीक में थे, वही तंत्र में थे, मगर उसके बेटे को भी नहीं बख्शा गया शी जिनपिंग और उसके प्रशासन के द्वारा, क्योंकि उन लोगों ने शी जिनपिंग के प्रशासन का खंडन किया, विरोध किया, और कहा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें इतना फेरफार चाहिए, इसमें इतने फेरफार करने अनिवार्य है। तो ये बात इन लोगों को हजम नहीं हुई। ठीक है, और बाद में आखिरी में जैक मा रहेंगे, तो जैक मा के ऊपर भी चीनी प्रशासन के द्वारा कई प्रकार के कर लादे गए, प्लस कई प्रकार की जो लूपहोल्स है यह कंपनी के ऑपरेशन में, उसको भी उजागर कर दिया गया, और कहा कि भाई आप लोग आपका जो ऑपरेशन है वो ऐसे नहीं कर सकते, और कई सारे आप कह लीजिए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस यह जैक मा के ऊपर रख दिए गए हैं आज, या पूरी कंपनी के ऊपर, पूरे अलीबाबा ग्रुप के ऊपर रख दिए गए हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि कोई एक आदमी इतना बड़ा हो और
वही अपने आप में सरकार के सामने, सरकार के प्रशासन के सामने खतरा बन जाए। तो इसीलिए इसको रोकने का प्रयास यहाँ भरपूर मात्रा में हो रहा है। तो ये पूरा जो व्यू है यह चाइना का आंतरिक व्यू है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो प्रजा है या वहाँ का नागरिक है वो कितना नाखुश होगा। उसको कोई अधिकार ही नहीं दिए जाते सिवाय के राइट ऑफ लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, उसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। और हमें तो अब संदेह भी होता है कि चाइना में जीवन जीने का अधिकार भी नहीं दिया जाता होगा, क्योंकि वहाँ से कुछ तथ्य मिलने के स्कोप ही नहीं है। वहाँ का मीडिया जो है वो भी जो है अंडर अटमोस्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी रहता है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ मीडिया, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो एक्सप्रेशन। तो इसी की वजह से आज हमें लगता है कि चाइना के नागरिक जो है वे अपने अधिकारों से वंचित रहे होंगे। चीनी सरकार, चीनी प्रशासन उनके ऊपर यातनाएं प्रताड़नाएं करता होगा। तो ये बात रही आंतरिक बात की। और इन सब बातों से चीनी गवर्नमेंट का एक ही फैसला आता है, या एक ही आप कह लीजिए अंदेशा देती है कि शी जिनपिंग जो है वे इस पूरे शिप के कैप्टन है और जैसे वे कहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है। जैसे यहाँ भारत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखता है, वैसे चाइना में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखता है। ईच एंड एवरीथिंग is under the control of government, is under the regulation of government, and the entire government is actually centralized in Xi Jinping, in the president of China. तो ये बात की वजह से सब एक ही महानुभाव के इशारे पर हो रहा है, जो अपने आप में ही एक चिंताजनक बात है। देखिए, आज तक जो चाइना की जो नीति थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नीति थी। ये थोड़ी समझने की बात है, क्योंकि यहाँ जो चाइना का विकास हुआ, यह विकास में दरअसल जो एक्सपोर्ट्स थे, यह एक्सपोर्ट्स ने बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम लोग चाइना के पास जो पैसा देख रहे हैं, चाइना के जो बजट फिगर्स देख रहे हैं, उनके एक्सपेंडिचर फिगर्स देख रहे हैं, वे सब एक्सपोर्ट्स के आभारी है। विदाउट एक्सपोर्ट्स चाइना जस्ट कैनॉट डू एनीथिंग। मगर अब कोरोना के पश्चात के समय में यह पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग नेचर है या ट्रेडिंग ग्राफ है वो अब चेंज होने वाला है। लोग अब चाइना का अल्टरनेटिव देखेंगे, वह अल्टरनेटिव के पास से खरीदेंगे, तो चाइना का जो व्यापार है या आप कह लीजिए उसकी जो निर्यात है वो निसंदेह कम होने वाली है। क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ही चाइना का प्रभाव जो है थोड़ा घटा है और चाइना की पूरी छवि जो है वो खराब हो चुकी है। तो इसी की वजह से आज दिन तक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था वो अब उन लोगों को डोमेस्टिक कंजप्शन से करना होगा। और हम लोग कुछ ज़्यादा आगे है समय से, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ये डोमेस्टिक कंजप्शन की बात कर रहे हैं तब शी जिनपिंग ने एक पूरी ब्लूप्रिंट भी बना रखी है अगले 10 सालों की, कि कैसे अब चाइना जो है उसका जो ग्रोथ इंजन है वो चेंज होगा। आज तक का ग्रोथ इंजन था एक्सपोर्ट, ग्रोथ इंजन, पास्ट ग्रोथ इंजन, और अब वर्तमान समय में और भविष्य में हमारा जो ग्रोथ इंजन रहेगा वो रहेगा, प्रेजेंट ग्रोथ इंजन रहेगा डोमेस्टिक कंजप्शन। They will hike their GDP with the help of domestic consumption। और उसका पूरा तख्ता राष्ट्र प्रमुख ने तैयार कर रखा है और उन लोगों ने सार्वजनिक भी कर दिया है या करने वाले हैं इन द ईयर 2021। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें यह निष्कर्ष निकलना है कि अब चाइना का ग्रोथ इंजन जो है वो अब चेंज होने वाला है, वो बदलने वाला है। प्लस एक बंदे समिति भी हुई थी शंघाई में एक बंदे नामक एरिया है, उस एरिया में यह बैठक मिली थी, तो इसी की वजह से उसे बंदे समिति कहा जाता है। तो इसमें भी राष्ट्र प्रमुख ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि हम लोग हमारा जो आर्थिक संबंध है पूरे विश्व के साथ वो सुधारने का प्रयास करेंगे, ऐसा शी जिनपिंग ने ऑन रिकॉर्ड कहा था इस बंदे समिट में। ठीक है, तो वे लोग अब प्रयास करना चाहेंगे अपने संबंधों को फिर से अच्छे बनाने के लिए, फिर से जो है हार्मोनियस बनाने के लिए। मगर एक बात का तो अंदाजा यहाँ से आ ही गया है कि चाइना को भी यह बात महसूस हो गई है, इसका एहसास हो गया है कि हमारी छवि जो है वो निसंदेह खराब हुई है पूरे विश्व में इस कोरोना के चलते। और जो विश्व है या वाणिज्यिक विश्व है वो अब चाइना का अल्टरनेटिव जो है ढूंढ के रहेगा। चाइना का अल्टरनेटिव
जो है उसको सेट करके रहेगा, उसको डेवलप भी करेगा। तो अब चाइना की नीतियाँ जो है वो थोड़ी एक्सपोर्ट से डाइवर्ट होकर आएगी अपने डोमेस्टिक कंजप्शन पर। और अपने डोमेस्टिक कंजप्शन में भी चाइना को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि एज वी ऑल नो चाइना हैज़ ए मोस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, आज के समय चाइना का पॉपुलेशन जो है वो नंबर 1 है। तो डोमेस्टिक कंजप्शन की उसकी जो नीति है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ का डोमेस्टिक कंजप्शन एक्चुअली कैन प्रोवाइड ए रोल ऑफ ए ग्रोथ इंजिन फॉर द चाइनीज इकोनॉमी। तो इसी के चलते शी जिनपिंग भी इसी राह पर है और आगे चलकर चाइना अपने आप में एक आत्मनिर्भर चाइना बनने वाला है, जो आज दिन तक आत्मनिर्भर चाइना नहीं है। और यह बंड समिट में शी जिनपिंग ने ऐसा भी जिक्र किया कि भाई हमारा जो अगला आर्थिक हमारी जो योजना है, इकोनॉमिक प्लान है, ये भी 5 ईयर्स ही प्लान फॉलो करते हैं जो आज दिन तक हम करते आए थे। तो वह 14 में इकोनॉमिक प्लान में भी डोमेस्टिक मार्केट को कैसे बड़ा किया जाए, डोमेस्टिक मार्केट को कैसे ग्रोथ इंजन बनाया जाए, उसके बारे में ही बात करने वाला है, या उसके बारे में ही नीतियाँ बनने वाली है, या ये लोग चलने वाले हैं। तो ये बात तो तय हो गई है कि अब कोरोना ने और कुछ बदला या नहीं बदला, मगर चाइना का ग्रोथ इंजन जो है वो जरूर बदल कर रख दिया। जो पहले एक्सपोर्ट था वो अब कर दिया जाके डोमेस्टिक कंजप्शन। सो दिस वाज ऑल फॉर इंटरनल या डोमेस्टिक सिनेरियो ऑफ चाइना। यस, नेक्स्ट वन इज वुल्फ वॉरियर अप्रोच। जैसे मैं मालूम है कि चाइना पूरे विश्व के साथ लड़ने के मूड में ही रहता है और इसी के चलते इसे वुल्फ वॉरियर अप्रोच कहा गया है। ये यूएसए के साथ भी जो है लड़ रहा है, ये अपने पड़ोसी देशों के साथ भी लड़ रहा है, अपने साउथ चाइना सी के, ईस्ट चाइना सी के पड़ोसी देशों के साथ भी लड़ रहा है। तो इसी की वजह से यह पूरे अप्रोच को वुल्फ वॉरियर अप्रोच ब्रांड किया गया है, उसको कहा गया है। इस कोरोना पश्चात के समय में जो वहाँ के राष्ट्र प्रमुख है वे भी अपने नागरिकों को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग ही पूरे विश्व में हम एक मसीहा बन सकते हैं, हम ही सक्षम है इस पूरे विश्व के मसीहा बनने के लिए। प्लस इन लोगों ने अपनी साइड से एक ऐसा कैंपेन भी चलाया, एक ऐसा फेक कैंपेन भी चलाया जिसमें कोविड-19 को फैलाने में यूएस मिलिट्री का हाथ है। ठीक है, वैसा संदेशा दिया जा रहा था, तो ये भी इन लोगों ने जम के दिया, यानी कि फेक नैरेटिव, फेक इंफॉर्मेशन वारफेयर आप कह सकते हैं, ये भी इन लोगों ने चलाया ताकि दुनिया का जो ध्यान है वो चाइना से जो है हटे। पूरी दुनिया आज चाइना को जैसे गुनहगार की तरह देख रही है, उसमें थोड़ा जो है फेरफार हो, उसमें थोड़ा सुधार हो। इसी की वजह से चाइना पूरे विश्व में अमेरिकन आर्मी को कोस रही है, अमेरिकन आर्मी के ऊपर आक्षेप लगा रही है। उसके अलावा देखें तो जो बिडेन जो है, जो नए राष्ट्र प्रमुख बनने वाले हैं, उसने भी अपने इलेक्शन कैंपेन में चाइना के पक्ष में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ चाइना, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ट्रेडिंग विद चाइना। तो आने वाला समय भी चाइना के लिए थोड़ा कठोर रहने वाला है, वो चाइना को मालूम है। और इसी कठोरता का जो सामना है वो चाइना दुगनी कठोरता से कर रहा है, इसीलिए इसे वुल्फ वॉरियर अप्रोच कहा जाता है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 14 देशों के जो नागरिक है वे चाइना के प्रति नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, या चाइना से जो है उन लोगों को घृणा है, उन लोगों को चाइना इस नीतियों से संतोष नहीं है, या चाइना के खिलाफ है। 14 राष्ट्रों के लोग, ये बड़े राष्ट्र है जिसमें सर्वे हुआ था, तो ये अपने आप में ही बड़ी बात है। तो आज इस पूरे लेख में हमने कई सारी चर्चा है कि जिसमें यह एक वुल्फ वॉरियर नामक अप्रोच देखा, उसके साथ साथ चाइना दूसरे देशों के साथ क्या कर रहा है वो भी देखा, चाइना अपने देश में क्या कर रहा है वो भी देखा, प्लस चाइना अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में जो कि ब्रिटिशरों के पास से उनको 23 सालों के पहले मिला था, उसके संदर्भ में भी चाइना का स्टैंड जो है वो क्या है, क्या रहता है, इत्यादि बातों की चर्चा की। अगर कंक्लूजन की बात करें, अगर हमें आगे देखना है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे विश्व में अगर चाइना को रोकना है, चाइना को हमें समझना है, तो पूरे विश्व को एक होना पड़ेगा। प्लस भारत को यह प्रदेश में एक बड़े राष्ट्र के तौर पर उभरना होगा, जिसके लिए भारत का अर्थतंत्र अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए भारत की सैनिक ताकत है, सैन्य ताकत वो भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस जिसके लिए भारत का नेतृत्व है वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये सब अनिवार्यता है। विदाउट दिस कंडीशंस we actually cannot defeat China, we actually cannot defame China। तो इसी की वजह से
अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक मल्टीलेटरल अप्रोच तैयार करना होगा। वी नीड टू लुक टुवर्ड्स ईस्ट प्लस वी नीड टू लुक टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि वेस्ट भी बहुत बड़ी ताकत है, हमें मालूम है, और चाइना के सामने लड़ने के लिए हमें वेस्ट और ईस्ट दोनों ही ताकतों का भरपूर प्रयोग करना होगा, और इससे ही हमें चाइना को या चाइनीज नीतियों को हराना होगा। तो आज इस लेख में हमने कई सारी बातें की, कई सारी चर्चाएं की। जैसे मैंने लेख के शुरुआत में ही बात की जिक्र की कि भाई आज का जो विषय है वो अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हमारे परीक्षा संबंधी है। प्रत्यक्ष रूप से हमारी किसी भी परीक्षा पर जो है यह प्रभावी नहीं है, ठीक है, मगर ये जानना जरूरी था क्योंकि चाइना आज हमारा नेबर भी है, प्लस एशिया में इंडिया का एकमात्र कोई कॉम्पिटिटर कह सके तो वो भी चाइना ही है। तो उसकी नीतियों पर हमारी नज़र अवश्य रहनी चाहिए ताकि वैश्विक राजनीति की जो समझ है वो हमारी अच्छी हो, वो हमारी बेहतर हो। इसीलिए हमने यह आज पूरे लेख के बारे में विस्तृत रूप से बात की, इसका विस्तृत विश्लेषण किया। तो मिलते हैं अगले लेख में अगले अभ्यास के साथ अगले दिन। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।